हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 9 फाइनल अकाउंट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेल्स इंक्लूड 60,000। 60,000 हमारे सेल्स में इंक्लूडेड है। अब ये 60,000 है क्या? ये गुड्स है जो कैश में सेल हुआ था, और ये ज्वाइंट वेंचर का कोई सामान है जो सेल हुआ था, हाँ या ना। एक चीज आप ध्यान रखना, हो सकता है कि हम लोग नॉर्मल बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ में किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। आप सेल में कौन सा सेल दिखाओगे? जो आप नॉर्मल बिजनेस से कर रहे हो वो। आपने जो ज्वाइंट वेंचर का सामान सेल किया है वो ज्वाइंट वेंचर बोल के आएगा, वो सेल्स बोल के नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 60,000 ज्वाइंट वेंचर का सामान था जो कि मैंने अपने सेल में दिखा दिया, तो ये गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल से उसको हटाएंगे, हाँ या ना। हम लोग क्या करेंगे, सेल से हटाएंगे और ज्वाइंट वेंचर विथ मिस्टर येडी बोल के हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। क्या ये बात क्लियर? ओके। सेल से हटाएंगे ना हम लोग। सेल्स क्रेडिट होता है, सेल से हटाओगे तो सेल हो जाएगा डेबिट। तो सेल अकाउंट डेबिट 60,000। फिर क्या होगा, टू ज्वाइंट वेंचर विद मिस्टर येडी अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? ज्वाइंट वेंचर का सामान मैंने सेल किया है तो ज्वाइंट वेंचर बोल के आना था, पर मैंने इसको सेल में इंक्लूड कर दिया। तो सेल से हटाएंगे और ज्वाइंट वेंचर बोल के दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग सेल में आते हैं। हमको अपने सेल को क्या करना है, कम करना है, हाँ या ना। तो सेल को कम कर देते हैं। यहाँ पे आएगा सेल, और यहाँ पे कम कर देंगे हम लोग 60,000 से। क्या बोल के ज्वाइन क्या बोल के लिखेंगे, गुड्स सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ ज्वाइंट वेंचर, ठीक है या नहीं। गुड्स सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ ज्वाइंट वेंचर लिख देना। फिर आगे देखो क्या दिया है, ज्वाइंट वेंचर विद मिस्टर येडी। ये जाएगा बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में कहा जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट है तो पक्का ये लाइबिलिटी में जाएगा। अब लाइबिलिटी में भी कहाँ आएगा वो मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से पहले समझना। मैं फॉर्मेट क्लियर करवा देती हूँ। ऐसे तो कोई फॉर्मेट स्पेसिफाइड नहीं है, पर जितना सब मैंने देखा मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी बुक में कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट मेंटेन किया गया उसी हिसाब से, क्योंकि वो लोग आइटम पुट कर रहे हैं। तो हम लोग भी वैसा ही पैटर्न मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल। उसके बाद हम लोग करेंट लाइबिलिटीज लिखेंगे। अब करंट लाइबिलिटीज में भी ध्यान रखना, सबसे पहले आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब जो भी मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया है वो आएगा, जैसे शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर अपने लिखेंगे ट्रेड पेएबल, जिसमें क्रेडिटर और बिल्स पेएबल आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। फिर है अदर करंट लाइबिलिटी, मतलब कोई भी करंट लाइबिलिटी जो कहीं कोई फॉल नहीं करे वो इधर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। अब मैं आपको एसेट वाला भी समझा देती हूँ, लगता है। इधर देखो ऊपर में आएगा फिक्स एसेट, ठीक है। थोड़ा सा काफी स्पेस रख देते हैं फिक्स एसेट के लिए। फिर लिखेंगे करेंट एसेट। करेंट एसेट में ध्यान रखना, सबसे पहले इन्वेंटरीज आएगा। फिर आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें डेटर और बिल रिसीवेबल आएगा। फिर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, जिसमें कैश और बैंक आएगा। फिर आएगा अदर करेंट एसेट, ठीक है। अदर करंट एसेट मतलब कोई भी करंट एसेट जो कहीं पर भी फॉल नहीं करा वो इधर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आओ, देखो ज्वाइंट वेंचर विद मिस्टर येडी, ये बैलेंस शीट में आएगा। क्योंकि ये क्रेडिट है तो ये लाइबिलिटी में आएगा। कौन सा लाइबिलिटी है, कुछ नहीं बोला, तो करंट लाइबिलिटी होगा। अब देखो ज्वाइंट वेंचर का सामान सेल किया है तो हमको ज्वाइंट वेंचर को पैसा देना है, तो ज्वाइंट वेंचर लाइबिलिटी हुआ। डेफिनेटली ये करंट लाइबिलिटी हुआ। बोरिंग तो नहीं किया है मैंने। और ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बिल्स पेबल ही आएगा। तो अदर करंट लाइबिलिटी के नीचे आ जाएगा ज्वाइंट वेंचर विद मिस्टर येडी।
जो कि है 60,000। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा देखो, हमने सेल किया है ज्वाइंट, और जिसको हमने अपने सेल में डाल दिया। हमने ज्वाइंट वेंचर का सामान सेल किया तो उसको हमने अपने सेल में डाल दिया। तो सेल से मैंने निकाल के उसको ज्वाइंट वेंचर में दिखा दिया है। अब देखो, मिस्टर येडी ने इनकर किया है 800 एज फॉरवर्डिंग एक्सपेंस। देखो, मिस्टर येडी ने इनकर किया है तो ये मिस्टर येडी अपने बुक में दिखाएगा, हम लोग अपने बुक में नहीं दिखाएंगे। क्लियर। अब ज्वाइंट वेंचर को प्रॉफिट हुआ है 15,000 का, जिसमें मिस्टर येडी को 60% मिलेगा। एक बार चेक करो, हम लोग मिस्टर येडी नहीं, हम लोग मिस्टर अग्रवाल हैं। ये देखो, हम लोग मिस्टर अग्रवाल हैं, हाँ या ना। यहाँ पे देखो, मिस्टर येडी ने खर्चा किया है तो ये मिस्टर येडी अपने बुक में दिखाएगा, हम नहीं दिखाएंगे। ज्वाइंट वेंचर को 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें मिस्टर येडी को 60% मिलेगा। तो 40% मेरे को मिलेगा, हाँ या ना। और ये जो 40% मेरे को मिलेगा, ये हम क्या करेंगे, अपने पीएल में डाल देंगे। तो टू पीएल अकाउंट, 15,000 का 40%। ठीक है। और डेबिट क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर से मिल रहा है ना, तो ज्वाइंट वेंचर विथ मिस्टर येडी अकाउंट डेबिट। 15,000 का 40% कर लेते हैं, 6,000। अब सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर विद मिस्टर येडी में जाएंगे। आपको पता है ये ऑलरेडी हम लोग के बुक में एज अ लाइबिलिटी खड़ा है, हाँ या ना। अब देखो, ये डेबिट हो गया, इसका मतलब लाइबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया, हाँ या ना। ज्वाइंट वेंचर विद मिस्टर येडी ऑलरेडी मेरे बुक में एज अ क्रेडिट खड़ा है, मतलब लाइबिलिटी बोल के खड़ा है। अब जैसे हम डेबिट कर देंगे तो ज्वाइंट वेंचर विद मिस्टर येडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलो इसको कम कर देते हैं 6,000 से। क्या बोल के, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये 60 जो है ना, ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। अब पीएल के क्रेडिट में लिखूं 6,000। इधर ग्रॉस प्रॉफिट के लिए दो लाइन का जगह रख देते हैं, फिर लिखो 6,000। क्या बोल के, बाई ज्वाइंट वेंचर विद मिस्टर येडी अकाउंट। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। मोटर का अकाउंट रिप्रेजेंट ओल्ड मोटर का। ऊपर में देखो कोई मोटर कार है, ये देखो 56,000 का मोटर कार है। ये मेरा पुराना मोटर कार है, जिसको मैंने ये प्लेस कर दिया 1 अप्रैल 2021 को। देखो मैं लिख लिख कर समझाती हूँ, ध्यान से समझना। देखो, हमारा एक 56,000 का मोटर कार था, ठीक है। एक 56,000 का मोटर कार था, जिसको मैंने ये प्लेस कर दिया, वो भी कब रिप्लेस किया, 1 अप्रैल 2021। एक चीज ध्यान से समझना। देखो, हम लोग फाइनल अकाउंट कौन से दिन बनाए हैं, हम लोग फाइनल अकाउंट 31 मार्च 2022 को बनाए हैं, ठीक है। अब देखो, 1 अप्रैल को मैंने पुराना मोटर का ये प्लेस कर दिया, हाँ या ना। क्योंकि मैंने 1 अप्रैल को ही ये प्लेस कर दिया है, तो इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, हाँ या ना। इसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने पहले 1 अप्रैल को ही पुराना मोटर का रिप्लेस कर दिया है, तो फिर इस पुराने मोटर का पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ये क्लियर है, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे यहाँ से पुराना मोटर का जा रहा है कि नहीं, जा रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे टू ओल्ड मोटर कार अकाउंट 56,000। और ध्यान रखना, पूरा ट्रायल बैलेंस वाला ही मोटर का खत्म हो गया। अब इसकी जगह मैंने एक नया मोटर कार लिया 1,20,000 का। तो मेरे पास न्यू मोटर कार आया है, तो हम लोग लिखेंगे न्यू मोटर कार अकाउंट डेबिट 1,20,000। अब यहाँ पे देखो, 40,000 का मेरे को अलग से पे करना पड़ा, जिसको मैंने परचेज बोल के डेबिट किया है। क्या परचेज डेबिट होता है, आंसर है नहीं, तो परचेज को हटाओ। तो हम लोग लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। मैंने एडिशनल पेमेंट 40,000 का किया था, जिसको मैंने परचेज बोल के दिखा दिया, हाँ या ना। तो मोटर कार जब हम खरीदते हैं तो परचेज आता है क्या, आंसर नहीं। तो हम लोग कहेंगे टू परचेज अकाउंट। अब देखना, यहाँ पे पक्का डिफरेंस आएगा, और ये डिफरेंस क्या चीज का आएगा। देखो, जब भी आपके यहाँ से एसेट जाएगा ना, तो आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, हाँ या ना। तो जो गैप आया है वो प्रॉफिट या लॉस का है।
एक बार मैं फिर बोलती हूँ, ध्यान से समझो। मेरे पास 56,000 का मोटर कार था, ये मैंने रिप्लेस कर दिया, हाँ या ना। तो मेरे यहाँ से पुराना मोटर कार गया तो मैंने लिखा टू ओल्ड मोटर कार 56। मेरे पास नया मोटर कार आया है तो मैंने न्यू मोटर कार डेबिट किया। फिर लिखा था कि मैंने एडिशनल कैश पेमेंट किया था, जिसको मैंने परचेज बोल के डेबिट कर दिया। तो फिर परचेज तो डेबिट नहीं होना था, तो मैंने टू परचेज कर दिया। अब आप बोलोगे कि कैश का आपने कुछ किया नहीं। देखो, अगर रेक्टिफिकेशन आपने किया है तो आपको पता होगा कि कैश बुक ऑलवेज सही होता है। तो कैश बुक को हम लोग रेक्टिफाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे पक्का डिफरेंस आ ही रहा होगा, जो जो डिफरेंस आ रहा होगा उसको हम लोग क्या बोल के दिखाएंगे। देखो, जब भी आपके यहाँ से एसेट जाएगा ना, तो आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। यहाँ पे क्रेडिट में देखो 96 है, मतलब क्रेडिट में ही आपका डिफरेंस आ रहा है। तो क्रेडिट में आया तो पक्का प्रॉफिट होगा। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन ये प्लेसमेंट ऑफ मोटर कार अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? ये 24,000, देखो मैं क्रॉस चेक भी आपको करवा सकती हूँ कि 24 होगा कि नहीं होगा। देखो मैंने ना नया मोटर कार खरीदा है 1,20,000 का, हाँ या ना। जिसमें मैंने 40,000 ही उनको कैश पेमेंट किया है, हाँ या ना। तो 80,000 भी क्यों नहीं पे किया? 80,000 एक्चुअली मैंने क्यों नहीं पे किया, क्योंकि मैंने पुराना मोटर कार दे दिया ना। तो फिर इसका मतलब मेरे को पुराने मोटर कार से कितना मिला? 80,000। मेरे लिए सेल प्राइस ऑफ ओल्ड मोटर कार कितना होगा? 80,000। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, ध्यान से समझो। देखो, मैंने नया मोटर कार खरीदा 1,20,000 का, पर कैश पेमेंट सिर्फ 40 ही किया। 80 क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि मैंने पुराना मोटर कार दे दिया था ना, तो मतलब 80,000 मेरे को क्या चीज का मिला है? पुराने मोटर कार का, हाँ या ना। जबकि मोटर कार का बुक वैल्यू कितना है? मोटर कार का बुक वैल्यू कितना था? पुराने मोटर कार का, पुराने मोटर कार का बुक वैल्यू कितना था? 56। अब देखो 56 है और 80 मिला, तो प्रॉफिट ही हुआ मेरे को। माइनस करो, कितना होगा? 80 माइनस 56, तो कितना होगा? 80 माइनस 56, 24,000। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब देखो, मेरे को एक चीज बताओ, मेरे यहाँ से पूरा पुराना मोटर कार गया कि नहीं? मेरे यहाँ से पूरा मोटर कार चला गया है। तो अब ये मोटर कार मेरे बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि कुछ मोटर कार मैंने सेल किया, पूरा ट्रायल बैलेंस का ही मोटर कार मेरे यहाँ से चला गया, हाँ या ना। तो अब कुछ भी पुराना मोटर कार मेरे बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर? अगर कुछ मोटर कार होता तो हम लोग पूरा दिखाते, फिर जो गया उसको माइनस कर देते। अब क्योंकि पूरा ही मोटर कार जो ट्रायल बैलेंस में था वो चला गया है, तो अब तो मेरे पास कुछ भी पुराना मोटर कार नहीं है, तो हम लोग पूरा अब तो फिर हम लोग कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे पुराना मोटर कार, ठीक है। हम लोग सीधा नया मोटर कार लिख लेते हैं बैलेंस शीट में। 1,20,000, यहाँ पे लिखेंगे मोटर का 1,20,000। पुराना पूरा का पूरा खत्म हो गया, इसलिए अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा पुराना। ठीक है, फिर परचेज से क्या हो जाएगा? कम करना है मेरे को 40,000। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रख देते हैं, फिर लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। और 40,000 हम लोग कम करेंगे, क्या बोलेंगे? हमने परचेज किया था ना मोटर का, तो लिखो परचेज ऑफ मोटर का। फिर ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा? पीएल में। तो पीएल में लिखो 24,000। क्या बोल के? बाई प्रॉफिट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ मोटर कार। अच्छा, एक चीज और है जो हम लोग कर सकते हैं, वो क्या? देखो, 1 अप्रैल को मैं यहाँ से पुराना मोटर कार गया, तो नया मोटर कार भी मेरे पास कब आया होगा? 1 अप्रैल को, हाँ या ना। और क्योंकि 1 अप्रैल को ही नया मोटर कार आ गया, तो नए मोटर कार पे डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने का करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि मोटर कार का डेप्रिसिएशन रेट क्या है। ये देखो, मोटर कार का डेप्रिसिएशन रेट 20% है। यहाँ पे लिख दिया है कि आइटम जो सोल्ड हुआ है उस पे डेप्रिसिएशन नहीं होगा। ये तो हमको खुद को भी समझ में आ गया था कि 1 अप्रैल को ही तो सेल हो गया, तो फिर जो मोटर कार सोल्ड हुआ है उस पे तो ऐसे भी नहीं होगा, हाँ या ना। अब जो नया मोटर कार है वो भी मैंने 1 अप्रैल को खरीदा है, तो नए मोटर कार पे डेप्रिसिएशन हम लोग पूरे 12 महीने का लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन और मोटर कार, कौन सा मोटर कार? अब सिर्फ न्यू ही मोटर कार बचा होगा लास्ट से,
तो डेप्रिसिएशन भी हम लोग न्यू मोटर कार पे करेंगे। 1,20,000 पे 20%। और समझ में आ रहा है क्या? अब तो सिर्फ न्यू मोटर कार रहेगा लास्ट डे, तो न्यू मोटर कार पे 20%। और बिगनिंग को ही मैंने न्यू मोटर कार खरीद लिया था, तो ये 12 महीने का डेप्रिसिएशन होगा, तो होगा 24,000। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट 24,000। अब डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा? पीएल में। तो पीएल में लिखो टू, यहाँ पे टू लाइन का जगह रखें क्योंकि क्या पता ग्रॉस लॉस हो। अब इधर लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार अकाउंट 24,000। फिर मोटर कार को अपने को क्या करना है? कम करना है। तो मोटर कार को कम कर दो 24,000 से। क्या बोल के कम करेंगे? डेप्रिसिएशन। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे देखो बैंक अपने को ओवरड्राफ्ट अलाउ करता है, एक लिमिट है। ठीक है। बैंक अपने को ओवरड्राफ्ट अलाउ करेगा, एक लिमिट है। और जब हम ओवरड्राफ्ट लेंगे तो मेरे को क्या गिरवी रखना होगा? स्टॉक। और बैंक कितना मार्जिन रखता है? 20%। ये मार्जिन क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये मार्जिन हम लोग पहले समझते हैं कि क्या लिखा है। मार्जिन लिखा है ना 20%। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझो। जैसे यहाँ पे था ना कि स्टॉक गिव ईयर के हम ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, हाँ या ना। सपोज मैंने सपोज मैंने स्टॉक दिया है बैंक को 100 रुपया का, हाँ या ना। ठीक है। तो बैंक मेरे को ओवरड्राफ्ट भी देगा। तो बैंक मेरे को कितने का ओवरड्राफ्ट देगा? अब आप सोचोगे कि हमने बैंक को 100 रुपया का स्टॉक दिया है, तो बैंक मेरे को ओवरड्राफ्ट 100 का देगा, हाँ या ना। तो बैंक मेरे को 100 का ओवरड्राफ्ट नहीं देगा, बैंक 20% हाथ में रखेगा। एक्चुअल में मान लो कि जब बाद में जब वो मेरा स्टॉक सेल किया, जब अगर हम ओवरड्राफ्ट नहीं पे कर पाए, तो अगर बाद में जब वो मेरा स्टॉक सेल किया, तो हो सकता है कि कम बेसी हो स्टॉक का वैल्यू, तो वो 20% मार्जिन हाथ में रखेगा। ठीक है। तो वो मेरे को ओवरड्राफ्ट कितने का देगा? 80 का। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? मार्जिन 20% रखा है, इसका मतलब क्या है कि हम बैंक को जितने का स्टॉक देंगे उससे वो 20% कम मेरे को ओवरड्राफ्ट देगा। 20% वो हाथ में पैसा रखता है कि अगर कम बेसिस स्टॉक का वैल्यू हो जब वो सेल करेगा, तो इसलिए। क्या ये बात क्लियर? मैंने 100 का स्टॉक अगर बैंक को दिया है, तो बैंक मेरे को ओवरड्राफ्ट 100 का नहीं देगा, बैंक मेरे को 80 का ओवरड्राफ्ट देगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो अभी प्रेजेंट बैलेंस है ना, वो उसी मैक्सिमम लिमिट का ही है। जो अभी प्रेजेंट ओवरड्राफ्ट है वो मैक्सिमम लिमिट का ही है। देखो प्रेजेंट ओवरड्राफ्ट कितना है? प्रेजेंट ओवरड्राफ्ट है 60,000। प्रेजेंट बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? बैंक ओवरड्राफ्ट है अभी, बैंक ओवरड्राफ्ट है 60,000, हाँ या ना। तो अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं कि नहीं? देखो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता था, हाँ या ना। ये पहला समय जहाँ पे हमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, जो कि बहुत इजी है। मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है और अपने को क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले लेट को फिट करेंगे। लेट के हिसाब से ओवरड्राफ्ट 80 है, तो स्टॉक 80 100 होगा, हाँ या ना। अगर ओवरड्राफ्ट 80 है तो स्टॉक कितना होगा? 100। तो अगर ओवरड्राफ्ट 60 है तो स्टॉक कितना होगा? 75,000। क्या ये बात क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना आया? 75। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 75 टू ट्रेडिंग अकाउंट 75। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है मेरा? एसेट में आएगा, इन्वेंटरी में दिखा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में भी कहा? इन्वेंटरी में। तो क्लोजिंग स्टॉक 75। फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे 75। क्या बोल के? बाई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है।
देखो डेटर्स में 4000 है जो कि हमको टीवेटी से मिलेगा, और क्रेडिटर्स में 7000 है जो मेरे को टीवेटी को देना है, हाँ या ना। एक इंसान डेटर में भी है और क्रेडिटर में भी है, तो सेट ऑफ कर देंगे। सेट ऑफ में क्या होगा, डेटर क्रेडिटर दोनों कम हो जाएगा, कितने से, मिनिमम अमाउंट 4000 से डेटर क्रेडिटर दोनों कम हो जाएगा। तो डेटर कहाँ पे है, बैलेंस शीट में डेटर कहाँ आएगा, ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पे डेटर को हम लोग 4000 से कम करेंगे, मिनिमम अमाउंट से कम हो जाएगा, क्या बोल के सेट ऑफ। क्रेडिटर्स कहाँ पे आता है, ट्रेड पेबल, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स को कम कर देंगे 4000 से, क्या बोल के सेट ऑफ। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, अब देखो आउटस्टैंडिंग एंड है, हाँ या ना। आउटस्टैंडिंग एंड देखो एडिशनल इन्फो में है तो दो जगह आएगा, एक तो ये लाइबिलिटी में आएगा, हाँ या ना। लाइबिलिटी में कहाँ आएगा, बोरोइंग नहीं होता है आउटस्टैंडिंग, मैंने किसी से बोरो नहीं किया है बल्कि पे करना बाकी है, हाँ या ना। बोरोइंग में नहीं आएगा, ट्रेड पेबल में सिर्फ क्रेडिटर और बिल्स पेबल होते हैं, तो आउटस्टैंडिंग इधर भी नहीं आएगा, प्रोविजन में भी नहीं आएगा, तो इधर आएगा। तो इधर लिखो आउटस्टैंडिंग एंड, जो कि कितना है 6000। अब क्योंकि एडिशनल इन्फो में था तो ये दो जगह आएगा, एक तो ये लाइबिलिटी में आ गया और दूसरा कहाँ पे आएगा, पीएल में। और क्योंकि इसी साल का ये आउटस्टैंडिंग है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखो टू एंड अकाउंट पे प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एंड 6000। क्या ये बात क्लियर। आउटस्टैंडिंग एडिशनल इन्फो में है तो दो जगह आएगा, एक तो ये लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में आ गया। देखो बॉयो नहीं किया ना, ये क्रेडिटर बिल्स पेबल है ना ये प्रोविजन है, तो ये अदर करंट लाइबिलिटी में आ गया। और कौन सी ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कुछ नहीं बोला तो इसी साल का आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए ये एंड से क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो आगे लिखा है 50% ऑफ टोटल एंड, मतलब जो भी टोटल एंड होगा उसका 50% पता है ओनर के घर से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले हम लोग टोटल एंड निकालेंगे, उसके पहले एंड का वैल्यू ऊपर देखते हैं क्या है। ये देखो एंड कितना है, 18,000, हाँ या ना। तो एंड में लिखो 18,000, एंड में लिखो 18,000। अब टोटल करो क्योंकि टोटल एंड बोला था ना, तो टोटल एंड हो गया 24,000, टोटल एंड हो गया 24,000। अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो क्या बोला है, टोटल एंड जो भी होगा उसका 50% ओनर के घर से रिलेटेड है। तो अगर ओनर के घर से रिलेटेड है तो ये तो ड्राइंग्स हो गया। 50% कितना होता है, 24,000 का 12,000, ये ओनर के घर से रिलेटेड है। अगर ओनर के घर से रिलेटेड है तो ये एंड बोल के थोड़ी ना आएगा, हम लोग क्या करेंगे, एंड से हटाएंगे और एज अ ड्राइंग्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं, 50% टोटल एंड जो भी होगा वो ओनर के घर से रिलेटेड है। अब सब कुछ तो एंड बोल के आया हुआ है बुक में, तो एंड से हटाएंगे और ड्राइंग बोल के दिखाएंगे। तो एंड से 12,000 हटाएंगे, क्या बोल के, एंड लिख दो, एंड टुवर्ड्स अग्रवाल रेसिडेंस ऐसे लिख देना, एंड टुवर्ड्स अग्रवाल रेसिडेंस बोल के पूरा आप लिख देना। फिर ये 12,000 क्या होगा, एज अ ड्राइंग्स बुक में आएगा। अब ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल से कम हो जाता है, तो ये भी तो एक टाइप का ड्राइंग्स है, तो ये भी कैपिटल से क्या हो जाएगा, कम। और ये आप पूरा कॉपी कर लेना, एंड टुवर्ड्स अग्रवाल रेसिडेंस, ठीक है या नहीं, ये आप पूरा कॉपी कर लेना। आगे देखो डेप्रिसिएशन बोला है जो कि हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब आप सीधा ट्रायल बैलेंस में आ जाओ, ठीक है। इसके लिए आप प्लीज अपना बुक रेफर करना, ठीक है, मैं बुक से बताऊंगी। पहले हम लोग ये वाला डेबिट वाला कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग क्रेडिट वाला कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखो परचेज दिया हुआ है जो कि ट्रेडिंग में आएगा, ट्रेडिंग में लिखो परचेज 680, फिर है डेटर 96, डेटर 96, ड्राइंग्स क्या होगा, कैपिटल से कम, तो माइनस ड्राइंग्स
36। बैड डेट पीएल में आएगा, पीएल में लिख लो टू बैड डेट अकाउंट 2000। फर्नीचर आएगा बैलेंस शीट में, फर्नीचर एंड फिक्सर 81,000। ऑफिस इक्विपमेंट 54। सैलरी आएगा पीएल में टू सैलरी अकाउंट 24,000। एडवांस सैलरी मतलब प्रीपेड हुआ। अब प्रीपेड कहाँ आएगा, पीएल में या बैलेंस शीट में? देखो ये ट्रायल बैलेंस में है तो ये एक ही जगह पे आएगा। अब प्रीपेड एसेट होता है तो ये बैलेंस शीट में आएगा। करेंट एसेट में कहाँ आएगा, इन्वेंटरी नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल में तो डेटर और बिल रिसीवेबल होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी नहीं होगा तो अदर में आ जाएगा। एडवांस्ड सैलरी जो कि है 1500। कैरिज इनवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और परचेज के समय लगा है तो ट्रेडिंग में आएगा। टू कैरिज इनवर्ड अकाउंट 6500। फिर आगे देखो मिसलेनियस एक्सपेंस है जो कि पीएल में आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंस 12,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाएगा 6500। टू स्टेशनरी एंड पेंटिंग अकाउंट येंट ऑलरेडी लिखा हुआ है 18,000। इलेक्ट्रिसिटी एंड फोन टू इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन 6800। कैश इन हैंड आएगा बैलेंस शीट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड 5900। और कैश एट बैंक भी इधर आ जाएगा 53,000। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा 50,000। ये पेयर पीएल में आएगा 7500। ये पेयर पीएल में आएगा। मोटर का 56,000 जो कि खत्म हो गया है तो ये नहीं आएगा मोटर का। डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा या पीएल में आएगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन लॉस है और ट्रायल बैलेंस में तो एक ही जगह आएगा। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन लॉस है तो ये पक्का पीएल में आएगा। पीएल में लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट, फिर टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। डेबिट कंप्लीट हो गया है, अब क्रेडिट की तरफ आते हैं। सेल्स गिवन है तो सेल्स में लिख देंगे 838,200। कैपिटल लिख लेते हैं 838,200। कैपिटल लिख लेते हैं 197। क्रेडिटर्स लिख लो 114। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ पे आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही जगह आएगा। ये लाइबिलिटी हुआ तो अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 2500। सेल ऑफ ओल्ड पेपर ये इनकम हो गया तो पीएल में आ जाएगा।
1500। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। बैंक ओवरड्राफ्ट 60,000। और तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ टैली करना है अपने को। परचेज आएगा 640। 778 200। अब टोटल कर लेते हैं। ट्रेडिंग में जो डिफरेंस आएगा वो पीएल में जाएगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डैश देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब पीएल में लिखो बाय ट्रेडिंग अकाउंट, डैश देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 156,700। एंड का हम टोटल करेंगे तो आएगा 12,000 फाइनल वैल्यू। अब टैली कर लेते हैं पीएल भी। सेवेंटी सिक्स नाइन हंड्रेड का डिफरेंस आएगा, जो कि कैपिटल में जाएगा। डैश देखिए नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब कैपिटल में ऐड कर देंगे। टू 25,900। यहाँ पे मोटर का अगर टोटल कर लेते हैं। क्रेडिटर्स का टोटल कर लेंगे 1,10,000। ज्वाइंट वेंचर विद मिस्टर एडी 54। इधर होगा 92। बैलेंस शीट टैली तो करना है, पर ये जो हेडिंग है ना, ये अपने को एग्जाम में रखना नहीं है। ये शॉर्ट टर्म बोइंग हटा दो, ट्रेड पेबल्स हट जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी हट जाएगा, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन हट जाएगा। इन्वेंटरीज हट जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल हट जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट भी हट जाएगा। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि टैली हो है कि नहीं। वो 58,400 होगा।
देखो बैलेंस शीट तो हुआ कंप्लीट। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।